गलियों में गूंजती, अरे रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, लाल नीली हरी पीली हर रंग की चूड़ियां ले लो। चूड़ियां ले लो बहनों। रंग बिरंगी चूड़ियों की चमक और सरजू की मुस्कान से उसकी गठरी हमेशा भरी रहती थी। उसकी सरलता और मेहनत को देखकर लोग उससे चूड़ियां खरीदना पसंद करते थे। एक दिन जब सूरज की हल्की किरणें खेतों पर चमक रही थी, एक औरत जो गांव की ही थी उसके पास आकर बोली, अरे सरजू भैया कैसे हो? सारा दिन ये चूड़ियों का बोझ उठाए घूमते रहते हो, बताओ कितना कमा लेते हो? सरजू ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में संतोष और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर वह बोला, अरे दीदी पेट भरने जितना कमा लेता हूँ, मेरे लिए तो बस इतना ही बहुत है। ऊपर वाला इससे जीने का मौका दे रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? औरत उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, सच में तुम्हारी बातों में सच्चाई है सरजू भैया। अच्छा ये जो लाल वाली चूड़ियां हैं, जरा दिखाना, देखने में तो बहुत सुंदर लग रही हैं। सरजू ने लाल चूड़ियों का खूबसूरत जोड़ा उस औरत के हाथ में रखते हुए कहा, ये लीजिए दीदी, आपके लिए सिर्फ एक आने की है। यह सुनकर औरत हैरान रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और चेहरे पर अचरज झलकने लगा। उसने सरजू से कहा, अरे सरजू ये तो बहुत महंगी है, एक आने में तो 10 किलो गेहूं आ जाते हैं। सरजू ने हंसते हुए बड़े ही चुलबुले अंदाज में जवाब दिया, अरे दीदी वो सब छोड़िए, आप तो ये सोचिए कि जब आप ये लाल चूड़ियां पहनकर बाहर निकलेंगी और ये खनकती हुई चूड़ियां जब आपकी कलाई पर खनन खनन की मीठी ध्वनि करेंगी तो पूरा गांव बस आपको देखता रह जाएगा। हर किसी की नजर आप पर ठहर जाएगी। आए हाय क्या बात है। सरजू की इस बात पर औरत की चिंता जैसे हवा हो गई। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान फैल गई। उसने हंसते हुए एक आना निकाला और सरजू के हाथ में थमा दिया। सरजू की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसके दिल की कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो। वो खुश खुश अपनी गठरी उठाकर मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। सरजू ने थकेत के कदमों से घर लौटकर अपनी चूड़ियों की गठरी एक कोने में रखी ही थी कि उसकी भाभी शगुन उसे आवाज लगाते हुए कमरे में आ गई। चेहरे पर चिंता की लकीरें और आवाज में तंज था। आज कितने की बिक्री हुई सरजू? शगुन ने पूछा। सरजू ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, भाभी आज बस एक ही चूड़ी बिकी है, वो भी एक आने की। सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमता रहा पर बस एक बेचारी औरत ने ही खरीदी। शगुन की भौहें चढ़ गईं और उसकी आवाज में गुस्से की तलखी आ गई। वह बोली, सरजू कितनी बार समझाया है तुम्हें, ये चूड़ियां बेचने का धंधा छोड़ दो, भैया के साथ खेत में हाथ बटाओ। अरे तुम महीने में 2-3 आने घर में लाते हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा का खाना खा जाते हो। शगुन का चेहरा लाल हो गया था। वह गुस्से से बिफरती हुई बोली, रुको, आज तुम्हारे भैया को आने दो, आज मैं इस मसले को पूरी तरह निपटा कर ही रहूंगी। भैया को आने दो, आज मैं इस मसले को पूरी तरह निपटा कर ही रहूंगी। सरजू चुपचाप शगुन की बातें सुन रहा था। उसके मन में निराशा की हल्की सी परछाई थी, लेकिन आंखों में अभी भी एक छोटे से सपने की चमक बाकी थी, अपनी मेहनत से कुछ करने की, कुछ बनने की। शाम ढलने लगी थी जब सरजू का बड़ा भाई भोला थकान से चूर होकर खेत से घर लौटा। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, शगुन अपने गुस्से को रोके बिना बिफर पड़ी। उसकी आवाज में नाराजगी की गर्मी थी। देखो जी, अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे छोटे भाई को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उससे साफ साफ कह दीजिए कि अगर उसे इस घर में रहना है तो हर महीने कम से कम 10 आने मेरे हाथ में रखने होंगे। शगुन की आवाज गुस्से से कांप रही थी। भोला ने थके हुए चेहरे से हाथ उठाकर कहा, अरे शगुन, कम से कम मुझे सांस तो लेने दो। मैं खेत से काम करके थकाहारा घर लौटा हूँ
पानी देने के बजाय तुम मुझ पर यूं बरस पड़ी हो। लेकिन शगुन की नाराजगी जैसे उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह तुनक कर बोली, रुको बस रुको, मैं कई घंटे से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता भी है आज तुम्हारे छोटे भाई सरजू ने मेरे हाथ में सिर्फ एक आना रखा है। अब तुम ही बताओ, इस महंगाई में क्या एक आने से घर चल सकता है? भोला ने एक गहरी सांस ली और कुछ शांत स्वर में कहा, अरे शगुन, तुम हमेशा मेरे छोटे भाई के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? क्या मेरा कमाया हुआ पैसा कम पड़ रहा है तुम्हें, जो तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो? शगुन ने थोड़ी नरमी से लेकिन दृढ़ता से कहा, कम तो नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बस आप ही मेहनत करके अपने शरीर को थकाते रहो और तुम्हारा छोटा भाई अपनी चूड़ियों की गठरी लेकर गांव में मस्ती करता फिरे। आप जाकर उससे बात कर लीजिए, यही बेहतर होगा। शगुन की बातों में भले ही सख्ती थी, लेकिन भोला ने उसकी बात समझी। वह ना चाहते हुए भी शगुन की मांग को टाल नहीं सका और भारी कदमों से सरजू के कमरे की ओर चल पड़ा। उसके मन में चिंता और प्यार का मिलाजुला भाव था, जैसे वह अपने छोटे भाई से कोई मुश्किल बात करने जा रहा हो। सरजू कमरे के एक कोने में उदास बैठा था। उसका चेहरा झुका हुआ था और आंखों में एक गहरी निराशा छिपी हुई थी। तभी भोला उसके पास आकर बैठ गया। उसने सरजू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सरजू, देखा जाए तो एक तरह से तुम्हारी भाभी शगुन की बातों में सच्चाई है। आखिर तुम चूड़ियां बेचकर कितना ही कमा लेते हो, क्यों नहीं मेरे साथ खेत में काम करते? हम दोनों भाई मिलकर खेत संभालेंगे तो घर में ज्यादा पैसा आएगा। इससे घर की हालत भी सुधर जाएगी। सरजू ने भारी दिल से सिर उठाया और भोला की ओर देखा। उसकी आवाज में एक भावुकता थी। भैया, आप तो जानते हैं कि मैं चूड़ियां बेचने का काम छोड़ नहीं सकता। ये हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है। पिताजी भी चूड़ियां बेचने के नाम से ही आसपास के गांवों में जाने जाते थे। मुझे यह काम करना अच्छा लगता है भैया। ये काम मुझे उनसे जोड़ता है। भोला ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ सरजू, ये हमारा पुश्तैनी काम है। पर शायद तुम भूल रहे हो कि माँ के गुजरने के बाद एक दिन पिताजी चूड़ियां बेचने के लिए घर से निकले थे, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आए। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कल को जब तुम्हारी शादी होगी, तब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठानी होंगी। तब क्या करोगे सरजू? सरजू का चेहरा और भी उतरा हुआ लगने लगा। उसकी आंखों में दर्द और उदासी की परछाई साफ दिख रही थी। बिना कुछ कहे वह उठकर बाहर निकल गया। उसके कदमों में एक भारीपन था, मानो उसके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा हो। वह घर से दूर गांव के किनारे एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी की गर्मी थी। उसने आकाश की ओर देखा, जहां तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वह अपनी पारिवारिक परंपरा और अपनी भावनाओं के बीच किसी समझौते की राह खोज पाएगा? सरजू पेड़ के नीचे उदास बैठा था। हवा में ठंडक थी और मन में एक भारीपन। तभी गांव का मुखिया, जिसकी आंखों में उम्र का अनुभव झलकता था, वहां आ पहुंचा। उसने सरजू का उतरा हुआ चेहरा देखा और उसके पास बैठते हुए बोला, सरजू, क्या बात है? आज तुम बड़े उदास लग रहे हो और तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सुबह से भूखे हो। क्यों? सरजू ने एक हल्की थकी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। जब चूड़ियां बेचकर घर लौटा था तो सोचा था कि भाभी के हाथ की गर्मागर्म रोटियां खाऊंगा, पर रोटी तो नहीं मिली। हाँ, गर्मागर्म डांट जरूर मिल गई। मुखिया ने उसकी बात सुनकर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे सरजू, गर्मागर्म डांट ही सही। देखो, मैं तुम्हारे भाई भोला और तुम्हारी भाभी शगुन को अच्छी तरह जानता हूँ।
तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्रेम करता है और शगुन भले ही जुबान की थोड़ी सख्त है पर दिल की उतनी बुरी नहीं। जो कुछ वह कहती है उसमें एक सच्चाई है। मुखिया ने सरजू के कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया, देखो बेटा, तुमने अपने पिताजी का काम बड़ी शिद्दत से निभाया है और यह सराहनीय है, लेकिन वक्त के साथ आगे बढ़ना भी जरूरी है। तुम चूड़ियां बेचने का धंधा छोड़कर अपने भाई के साथ खेत में काम क्यों नहीं करते? दोनों साथ मिलकर खेत में मेहनत करोगे तो तुम्हारा परिवार और ज्यादा खुशहाल होगा। साथ मिलकर काम करोगे तो घर की हालत भी सुधरेगी और भाईचारे का रिश्ता भी मजबूत रहेगा। सोचो सरजू, इससे तुम्हें भी एक नया रास्ता मिलेगा और भाई का सहारा भी बन सकोगे। मुखिया की बातों में सच्चाई थी। सरजू चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके मन में एक दुविधा थी, पुरानी यादों और नई जिम्मेदारियों के बीच झूलती हुई। सरजू की आंखों में बीते दिनों की यादें तैर रही थी। उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी, आप तो जानते हैं मैं पिताजी के धंधे को छोड़ नहीं सकता। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब पिताजी के साथ चूड़ियां बेचने के लिए आसपास के गांवों में जाया करता था। उनका साथ और उनका तरीका सब याद है मुझे। मुखिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ बेटा, मुझे भी वो दिन याद है। तुम्हारे पिताजी सिर्फ इस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी चूड़ियां बेचने जाया करते थे। और तुम जानते हो तुम्हारी बिक्री क्यों कम है? क्योंकि तुम बस अपने ही गांव में चूड़ियां बेचते हो और इस छोटे से गांव में खरीदार भी तो कम है। सरजू मुखिया की बात सुनकर चौंक गया। उसके चेहरे पर सोच का भाव उभर आया और उसने कहा, हाँ मुखिया जी, आपकी बातों में दम है। पिताजी तो इस गांव के बाहर भी जाते थे और इसलिए उनकी बिक्री अच्छी होती थी। मुझे भी अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए। मैं चंद्रपुर राज्य में जाकर चूड़ियां बेचूंगा। वहाँ ज्यादा लोग हैं और मेरी बिक्री भी बढ़ सकती है। मुखिया ने सरजू की बातों पर सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है सरजू। चंद्रपुर राज्य में इस गांव से ज्यादा धनवान लोग भी रहते हैं। हो सकता है वहाँ इतनी कमाई हो जाए जितना तुम्हारा भाई भोला भी खेत में मेहनत करके नहीं कमा पाता। मुखिया की बात सुनकर सरजू के चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक आ गई। उसकी उदासी जैसे छू हो गई थी और उसकी जगह एक नए जोश ने ले ली थी। मुखिया मुस्कुराते हुए सरजू को शुभकामनाएं देकर वहाँ से चले गए। सरजू भी मन ही मन एक नई शुरुआत की कल्पना करते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर लौट आया। अब उसकी आंखों में एक नए सफर की उम्मीद और दिल में अपने पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प था। अगली सुबह सूरज की किरणें जैसे ही धरती को छूने लगी, सरजू ने अपनी चूड़ियों की गठरी उठाई और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। भैया भोला और भाभी शगुन उसे देखकर हैरान हो गए। भोला ने पूछा, अरे सरजू, यह क्या हो रहा है? इस तरह गठरी उठाकर कहाँ चल दिए? सरजू ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, भैया भाभी, मैं चूड़ियां बेचने जा रहा हूँ, लेकिन इस बार गांव में नहीं। मैं चंद्रपुर राज्य में जाकर चूड़ियां बेचूंगा। शगुन ने हैरान होकर कहा, क्या चंद्रपुर राज्य? अरे वह तो यहाँ से 7 दिनों के सफर पर है। तुम इतनी दूर चूड़ियां बेचने जाओगे? सरजू ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, हाँ भाभी, आपको घर खर्च के लिए ज्यादा पैसे चाहिए और मुझे भी पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाना है। मैं जानता हूँ कि चंद्रपुर राज्य में मेरी मेहनत ज्यादा रंग लाएगी। वहाँ से मैं ज्यादा कमा कर वापस आऊंगा। चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगा। भोला ने एक पल के लिए कुछ कहने की कोशिश की, पर सरजू के संकल्प में एक नई चमक देखकर उसने खुद को रोक लिया। शगुन के चेहरे पर भी थोड़ी चिंता थी, पर कहीं न कहीं उसे सरजू की बातों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। सरजू ने दोनों के पैर छुए और गठरी संभालते हुए घर के आंगन से बाहर निकल गया। उसके कदमों में अब एक नई ऊर्जा थी
और उसकी आंखों में अपने सपनों को पूरा करने का एक अटूट संकल्प। उसे मालूम था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने पिताजी की विरासत को नए आयाम देना चाहता था। जैसे जैसे वह गांव की सरहद पार करता गया, उसकी उम्मीदें और सपने उसे एक नई दिशा की ओर ले जाने लगे। कुछ ही दिनों की कठिन यात्रा के बाद सरजू आखिरकार चंद्रपुर राज्य में पहुंच गया। वहां के सौंदर्य ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। चारों ओर हरियाली की चादर बिछी हुई थी और जगह जगह से बहती नदियों का कलकल करता संगीत सुनाई दे रहा था। सरजू ने चारों ओर देखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अपने आप से बोलते हुए वह चकित होकर कहने लगा, अरे वाह, यह चंद्रपुर राज्य कितना खूबसूरत है। चारों तरफ नदियाँ, पेड़ पौधे, हरियाली, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ। मैं तो अब तक एक कुएं के मेंढक की तरह अपने गांव को ही सारी दुनिया मानता था, पर असली दुनिया तो यहाँ है। वाह वाह वाह! सरजू के मन में जोश और उत्साह की एक नई लहर दौड़ने लगी। उसने अपनी चूड़ियों की गठरी संभाली और चंद्रपुर राज्य के बड़े बाजार में पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपनी परंपरागत अंदाज में आवाज लगानी शुरू की, आओ आओ, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, नीली पीली, हरी नारंगी, हर रंग की चूड़ियां, आओ अपनी पसंद की चुनो। सरजू की आवाज में एक नया आत्मविश्वास था और उसके चेहरे पर एक चमक। उसकी रंग बिरंगी चूड़ियां देखते ही लोग उसकी ओर खिंचे चले आए। कुछ ही देर में उसकी आधी चूड़ियां बिक गईं। यह देखकर सरजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने मन में उसने सोचा, गांव में तो महीनों लग जाते थे इतनी चूड़ियां बेचने में, और यहाँ तो कुछ ही देर में आधी चूड़ियां बिक गईं। अगर बाकी बची चूड़ियां भी ऐसे ही बिक जाएं, तो मजा ही आ जाए। वह फिर से आवाज लगाने लगा। चंद्रपुर राज्य के खूबसूरत बाजार में सरजू ने महसूस किया कि मेहनत के साथ अगर सोच बड़ी हो तो सफलता दूर नहीं। अब उसे यकीन हो गया था कि वह अपनी मेहनत से न केवल अपने पिताजी की विरासत को जीवित रख सकता है, बल्कि अपने परिवार की उम्मीदों को भी पूरा कर सकता है। सरजू बाजार में चूड़ियां बेच ही रहा था कि अचानक एक व्यक्ति उसकी ओर आया और बोला, लगता है तुम इस राज्य में नए हो भैया। सरजू ने विनम्रता से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सही कहा भैया, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। व्यक्ति ने सरजू के चेहरे पर एक मुस्कान के साथ देखा और फिर बोला, अगर तुम्हें अपनी चूड़ियां बेचनी है तो नदी की ओर चले जाओ, वहाँ तुम्हारी सारी चूड़ियां हाथों हाथ बिक जाएंगी। सरजू ने हैरानी से पूछा, अरे भैया, ये कैसी बात कर रहे हो? भला नदी के किनारे मेरी चूड़ियां कैसे बिक सकती हैं? व्यक्ति ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है, महाराज की इकलौती पुत्री राजकुमारी कुसुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे घूमने आई हुई है। भला नदी के किनारे मेरी चूड़ियां कैसे बिक सकती हैं? व्यक्ति ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है, महाराज की इकलौती पुत्री राजकुमारी कुसुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे घूमने आई हुई है। तुम्हारी ये सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां उसे और उसकी सखियों को बहुत पसंद आएंगी। जाओ, दिखाओ तो सही। सरजू के मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। उसने उस व्यक्ति की बात को गंभीरता से लिया और तुरंत अपनी चूड़ियों की गठरी उठाई। वह नदी के किनारे की ओर चल पड़ा, जहां से हल्की हल्की ठंडी हवा और पानी की मीठी सरसराहट सुनाई दे रही थी। नदी के किनारे पहुंचते ही उसने देखा राजकुमारी कुसुम अपनी सखियों के साथ रेत पर बैठे हुए हंसी ठिठोली कर रही थी। उनकी मुस्कानें पानी की चमक जैसी उजली थी और माहौल में एक अलग ही रौनक थी। सरजू के दिल में उम्मीद की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, अगर राजकुमारी को मेरी चूड़ियां पसंद आ गईं, तो आज की मेहनत जरूर रंग लाएगी। सरजू ने गहरी सांस ली। अपने मन में थोड़ी घबराहट और बहुत सारा उत्साह लिए वह धीरे धीरे राजकुमारी कुसुम और उसकी सखियों के पास पहुंचा। राजकुमारी ने सरजू की चूड़ियों को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली,
तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं। सरजू ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, मेरा नाम सरजू है राजकुमारी जी। अगर आप मेरी इन चूड़ियों को पहनेंगी तो आपकी सुंदरता और भी निखर उठेगी। राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, जिस चूड़ी का रंग मेरी कलाई पर जंच जाएगा मैं वही तुमसे खरीदूंगी। और उसकी कीमत? वह तो तुम अपनी इच्छा से बता सकते हो। इतना कहकर राजकुमारी ने अपनी नाजुक कलाई सरजू की ओर बढ़ा दी और हल्की हंसी के साथ बोली, अपने हाथों से मुझे चूड़ियां पहनाओ। सरजू ने पूरे ध्यान से एक एक चूड़ी उठाकर राजकुमारी की कलाई पर सजाने की कोशिश की, पर हर बार जब वह एक चूड़ी पहनाता राजकुमारी कुछ देर देखती और फिर ना में सिर हिला देती। समय बीतता गया और उसने राजकुमारी को सभी चूड़ियां पहनाकर देख ली, मगर राजकुमारी के चेहरे पर संतोष की कोई छाया नहीं आई। आखिरकार उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सरजू, तुम्हारी चूड़ियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन जिस चूड़ी की मुझे तलाश है वह तुम्हारे पास नहीं है, और शायद वह चूड़ी तुम्हारे पास कभी हो भी नहीं सकती। सरजू चुपचाप खड़ा रह गया। उसी वक्त राजकुमारी की एक सहेली ने आगे बढ़कर सरजू के हाथ में सोने के 5 सिक्के रख दिए और मुस्कुराते हुए बोली, सरजू चूड़ी वाले, ये सिक्के लो और सारी चूड़ियां मुझे दे दो। राजकुमारी को जो चूड़ी पसंद है वह तुम कभी नहीं ला सकोगे। सरजू ने सिक्कों को बड़ी खुशी से अपनी जेब में रखा और चूड़ियों की गठरी राजकुमारी की सहेली को देते हुए उत्सुकता से राजकुमारी की ओर मुड़ा। ऐसी कौन सी अनोखी चूड़ी है जो आपको पसंद है? बताइए राजकुमारी, मैं वह चूड़ी जरूर आपके पास लेकर आऊंगा, चाहे जहां से भी हो। राजकुमारी ने कुछ पल खामोश रहकर सरजू की आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, तो सुनो सरजू चूड़ी वाले, ध्यान से सुनो। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं अपनी माँ के साथ इसी नदी के किनारे बैठी थी। उसी वक्त तुम्हारी तरह ही दिखने वाला एक चूड़ी वाला हमारी ओर आया था। उसने मेरी माँ को चूड़ियाँ बेचने की कोशिश की। माँ ने उससे वही अनोखी चूड़ी मंगवाने के लिए कहा और चूड़ी वाले ने वचन दिया कि वह लौटकर वह चूड़ी अवश्य लेकर आएगा और मेरी माँ की कलाई में पहना देगा। सरजू ध्यान से सुनता रहा। राजकुमारी की आवाज में दर्द गहराता गया, लेकिन उसने भारी दिल से कहा, वह चूड़ी वाला कभी वापस नहीं आया। मेरी माँ उसका इंतजार करती रही और उसी इंतजार में वह इस दुनिया से चली गई। सरजू स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके सामने एक बीती कहानी के अनकहे दुख की परतें खुल रही थी। सरजू ने कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है उस चूड़ी वाले की कोई मजबूरी रही हो जो वह वापस ना आ सका। लेकिन आप मुझे बताइए राजकुमारी, आखिर वह अनोखी चूड़ी कैसी है और कहाँ मिल सकती है? मैं उसे आपको जरूर भेंट करूँगा। राजकुमारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह चूड़ी साधारण नहीं है सरजू। वह ऐसी चूड़ी है जो दिन के उजाले में भी सोने के पानी की तरह चमकती है। लोग कहते हैं कि उस चमत्कारी चूड़ी के बारे में सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता है, चंद्रपुर राज्य के घने जंगलों में रहने वाला एक साधु जो एक गुफा में तपस्या में लीन है। सरजू ने पूरे जोश के साथ कहा, ठीक है राजकुमारी जी, मैं आपको वचन देता हूँ, जब भी मैं चंद्रपुर राज्य लौटूंगा उस चूड़ी को हासिल करके ही वापस आऊंगा। राजकुमारी ने सरजू की दृढ़ता को महसूस करते हुए गंभीरता से कहा, अगर तुम वह चूड़ी हासिल करने में सफल हो गए सरजू चूड़ी वाले, तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी चूड़ियां बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सभी अपना जीवन ऐशो आराम से बिताएंगी। सरजू के मन में उत्साह और साहस की एक नई लहर दौड़ पड़ी और उसकी आंखों में वह चमत्कारी चूड़ी पाने का सपना जगमगाने लगा। राजकुमारी की बातों को दिल में बसाए सरजू मुस्कुराते हुए चंद्रपुर के घने जंगल की ओर बढ़ चला। वह जंगल के भीतर काफी दूर निकल आया था। पेड़ पौधों से घिरे रास्तों पर चलते चलते उसके पैर थकान से चूर हो गए। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई।
सरजू ने ऊपर देखते हुए खुद से कहा, अरे मैं तो जंगल के गहराई में आ चुका हूँ, पर अभी तक कोई गुफा नजर नहीं आई। ऊपर से ये बारिश, अब मुझे जल्दी से बारिश से बचने का कोई ठिकाना खोजना होगा। वह इधर उधर भागता हुआ नजरें दौड़ाने लगा। बारिश की मोटी बूंदें उसे भिगोने लगी थी। तभी उसकी निगाहें झाड़ियों के पीछे कुछ छिपे हुए ढांचे पर पड़ी। गौर से देखने पर वह समझ गया कि वह एक गुफा थी, झाड़ियों के पीछे छिपी हुई। सरजू ने संजीदगी से गुफा को देखा और अपने आप से बोला, कहीं ये वही गुफा तो नहीं है जिसके बारे में राजकुमारी ने बताया था। हो सकता है, मुझे जाकर देखना चाहिए। और अगर ये गुफा वो नहीं भी निकली तो कम से कम बारिश से बचने का ठिकाना तो मिल जाएगा। इतना सोचते ही सरजू ने अपने कदम तेजी से गुफा की ओर बढ़ा दिए, मानो उसे वही गुफा उसकी मंजिल की ओर बुला रही हो। कुछ ही देर में सरजू गुफा के भीतर खड़ा था। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, केवल कुछ जलती हुई लकड़ियों की हल्की रोशनी चारों ओर फैल रही थी। सरजू की नजरें सामने बैठी एक साधु पर पड़ी जो आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। अचानक साधु ने अपनी आंखें खोली और सरजू की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोले, कौन हो तुम और इस गुफा में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता यह जंगल रहस्यों से भरा हुआ है? सरजू ने विनम्रता से जवाब दिया, मेरा नाम सरजू है साधु महाराज। मैं चूड़ियां बेचने का काम करता हूँ और यहाँ एक अनोखी चूड़ी की तलाश में आया हूँ जो दिन के उजाले में भी सोने के पानी की तरह चमकती है। साधु ने सरजू की बात सुनकर उसे गहराई से देखा। उनकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। फिर वे धीमे लेकिन गंभीर स्वर में बोले, तुम्हें मालूम है उस अनोखी चूड़ी में रहस्यमयी शक्तियाँ भी छिपी हैं और उसे पाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। सरजू ने निडरता से कहा, नहीं साधु महाराज, मुझे नहीं पता कि उस चूड़ी में कौन सी रहस्यमयी शक्तियाँ हैं, और सच कहूँ तो मुझे यह जानने की परवाह भी नहीं है। मैंने तो बस राजकुमारी कुसुम से वादा किया है कि मैं उसे वह चूड़ी भेंट करूँगा। मेरे लिए उसका वचन निभाना ही सबसे जरूरी है। यही मेरा उद्देश्य है। साधु सरजू की दृढ़ता और सच्चाई को भांपते हुए कुछ क्षण तक उसे चुपचाप देखते रहे। गुफा की रहस्यमय शांति में केवल आग की लपटों की हल्की चटक सुनाई दे रही थी। साधु ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, तो फिर ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ ही दूर एक झरना बहता है। आधी रात के वक्त जब चंद्रमा की रोशनी पूरे जंगल को अपनी शीतल चांदनी से नहला दे, तब तुम उस झरने के पास जाना। झरने के पानी में प्रवेश करना और अपनी आंखें बंद कर लेना। अपना एक हाथ बहते हुए पानी की ओर बढ़ाना। अगर तुम्हारे मन में कोई कपट, लालच, क्रोध या द्वेष नहीं होगा तो वह अनोखी चूड़ी स्वयं तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच, क्रोध या किसी प्रकार की द्वेष भावना होगी तो वह झरने का पानी तुम्हें उसी क्षण अपनी गहराइयों में समा लेगा। साधु के शब्दों में गंभीरता और चेतावनी साफ झलक रही थी।